प्यारे बच्चों, आपका स्वागत है हमारे चैनल एजी एजुकेशन जोन में। आज हम देखेंगे क्लास 12 भौतिक विज्ञान जो 2024 का एग्ज़ाम आपका होने वाला है, उसमें जो महत्वपूर्ण नियम होते हैं। तो आपको बता दें बच्चों कि जो करीब करीब ये नियम जो हैं तो कुछ ज़्यादा हैं, लेकिन उसमें से 4 नियम जो अति महत्वपूर्ण हैं वो हमने आपको बता दिए हैं पिछले वीडियो में फिजिक्स के। आप उसे जाकर आराम से देख सकते हैं, समझ सकते हैं और बहुत अच्छे तरीके से उसे समझाया बताया गया है। और इन नियमों को मैं फोकस करने का कारण है मेरा कि क्यों फोकस कर रहा हूँ, इसका कारण ये है कि एग्ज़ाम में बार बार पूछे जाते हैं, लगभग हमेशा पूछे जाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूँ कि इसे आप अभी से देखें और जिससे कि आपको एग्ज़ाम के टाइम तक आते आते आप इतनी बार इसे देख लें कि जिससे कि आपको रिवीजन हो जाए और आपको ये याद हो जाए, जिससे कि एग्ज़ाम के टाइम में भूलने वाली कोई बात ही ना रह जाए। तो चलिए देखते हैं, बिना समय कोई बर्बाद किए हम चलते हैं अपने पॉइंट पे। यानी कि पार्ट 2 जो आपका ये है 4 नियम के बाद ये 5वां 6वां वगैरह 7वां नियम वगैरह होगा, यानी 4 नियम के बाद के नियम होंगे। ये उसमें देखिए जो बताया गया था वो गॉस का प्रमेय वगैरह, फैराडे वगैरह इस टाइप का बताया गया था। तो 4 नियम बताए गए थे। इसमें आप देख रहे हैं पहला नियम जो है वो कह रहा है कि एम्पियर का परिपथी नियम। तो एम्पियर का परिपथी नियम होता क्या है, पहले तो ये जानना जरूरी है। तो किसी बंद परिपथ की सीमा के अनुदिश, यानी किसी कोई बंद परिपथ है और उसकी सीमा की दिशा में अगर चुंबकीय क्षेत्र B का रेखीय समाकलन जो होता है समाकलन पथ द्वारा घिरी कुल धारा अगर I का म्यू गुना होती है, यानी जो चुंबकीय क्षेत्र का रेखीय समाकलन है वह पथ द्वारा घिरी कुल धारा I का म्यू गुना होती है। म्यू मतलब म्यू नॉट गुना होती है। यहाँ पे जैसे कोई बंद परिपथ का जैसे ये क्लोज इंटीग्रल ले लिया गया है B इंटू DL जो है और इक्वल टू म्यू 0 I के बराबर होता है। जहाँ ये देखिए कि जैसे ये सिग्मा I बराबर I1 प्लस I2 I3 यानी जितनी धाराएं उसमें प्रवाहित होंगी तो वो सभी धाराओं का ये योगफल है, यानी कि में जो सिग्मा I है वह कुल धाराओं का योगफल है। तो इस तरीके से आप जो है धारा का योगफल है तो म्यू आई और सॉरी म्यू आई कर रहे हैं ये सिग्मा आई, तो ये यहाँ पे आप देख रहे हैं कि इसके बराबर ये हुआ। ये नियम होता है एम्पियर के परिपथी नियम होता है। और इसमें आपको बता दें कि अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र B होता है, यानी जो ये चुंबकीय क्षेत्र B है ये इक्वल टू होगा म्यू 0 I बाई 2 पाई R के। यानी आप ये देख रहे हैं कि क्लोज इंटीग्रल B इंटू DL बराबर म्यू 0 I है, तो फिर B का मान यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर निकालेंगे अनंत लंबाई के सीधे धारावाही तार के कारण जो चुंबकीय क्षेत्र उत्पन्न होगा उसका मान कितना होगा, उसका मान होगा कि म्यू 0 I बाई 2 पाई R। जहां आपको बता दें कि I जो होता है वह प्रवाहित धारा है, यानी उसमें बहने वाली धारा। R जो है स्मॉल r वह है प्रेक्षण बिंदु की दूरी, यानी प्रेक्षण बिंदु कितनी दूरी पर रखा हुआ है, यानी कितनी दूरी पर है। और जो म्यू नॉट है उसका अर्थ ये होता है, जो म्यू नॉट है उसका अर्थ ये होता है कि वायु या निर्वात की, यानी चाहे वायु में वायु उपस्थित हो तो भी, और निर्वात का मतलब जब वायु उपस्थित न हो तो, यानी दोनों स्थिति में की चुंबकीयशीलता को प्रदर्शित करता है म्यू नॉट। और इसका मान आपका कितना होता है 4 पाई इंटू 10 के पावर -7 होता है न्यूटन पर एम्पियर स्क्वायर, इसका मान होता है। तो आपको ये पता चला कि ये जो म्यू नॉट का मान होता है इतना होता है, इसका मात्रक कितना होता है, यानी किसमें जो, और चुंबकीय क्षेत्र जो होगा उसका मान कितना होगा। तो यही आपका चुंबकीय क्षेत्र का ये जो है ये नियम है और ये इसका मान है। और ये इसमें ये कौन कौन चीज़ें क्या क्या हैं ये आपको पता चल गया कि जहाँ ये धारा है, ये आपका दूरी है और ये आपका चुंबकीयशीलता है और इसका मान और मात्रक कितना होता है ये भी आपको पता चल गया। यहाँ पे आगे देखिए नोट में मैं लिखा दे रहा हूँ, कभी कभी 1 एम्पियर की परिभाषा पूछ बैठता है तो इसके बारे में आपको जानने की आवश्यकता है, तो नोट में मैंने इसे डाल दिया है कि यदि आप इसके साथ इसे तैयार कर लेते हैं तो अच्छी बात रहेगी कि बाई चांस यदि आपको 1 एम्पियर की परिभाषा देना हो तो आप दे सकें।
तो जैसे 1 एम्पीयर की परिभाषा क्या होती है, जो 1 एम्पीयर होता है वह एक ऐसी धारा होती है जो निर्वात, यानी निर्वात मतलब जब वायु उपस्थित न हो या वायु उपस्थित हो, तो दोनों परिस्थितियों में जैसी भी परिस्थिति हो, तो उसमें 1 मीटर दूर रखे 2 समांतर तारों में प्रवाहित होने पर उसकी प्रति मीटर लंबाई पर 2×10⁻⁻7 न्यूटन बल आरोपित करती है। यानी कोई मान लीजिए कोई आप क्या है, कोई निर्वात हो या वायु हो, दोनों कंडीशन हो सकती है, उसमें 1 मीटर दूर 2 तार रखे हुए हैं, वो भी समांतर तार हैं, एक और दूसरा उसके नीचे, यानी समांतर तार हैं, यानी समान दूरी पर, और यानी हर जगह समान दूरी पर हैं तो वो भी समांतर कहते हैं। तो तारों में प्रवाहित होने पर उसकी, यानी अगर उसमें धारा प्रवाहित की जाए तो होने पर उसकी प्रति मीटर, यानी हर मीटर की लंबाई जो है वो उस पर इतने न्यूटन का बल लगता है, और उसी को बोलते हैं 1 एम्पीयर। तो इस तरीके से आपने जाना कि 1 एम्पीयर क्या होता है। तो तार समांतर रखे हुए हैं और उसमें धारा प्रवाहित अगर हो रही है तो आप ये 1 प्रति मीटर, यानी हर मीटर लंबाई जो होगी, हर 1 मीटर पर कितना बल लगेगा, इतना मीटर बल लगेगा। अब जितने मीटर का हो उस हिसाब से वो बढ़ता जाएगा। यहाँ पे 1 मीटर की बात की गई है, तो क्योंकि 1 एम्पीयर की परिभाषा देनी थी। अब आगे आपको बताएं, जो दूसरा नियम है महत्वपूर्ण है, अति महत्वपूर्ण, उसमें पहले तो आपने देखा कि एम्पीयर का परिपथी नियम था और 1 एम्पीयर की परिभाषा भी उसी में आपने जान लिया। अब आगे जो है बायो-सेवर्ट का नियम है। बायो-सेवर्ट का नियम भी अपने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है एग्जाम के टाइम में, बोर्ड एग्जाम के लिए। तो इसमें आपको बता दें कि बायो-सेवर्ट का जो नियम है, उन्होंने जो धारावाही चालक द्वारा उत्पन्न विद्युत क्षेत्र का मान ज्ञात करने के लिए इस नियम को दिया था। तो इसमें ज्ञात क्या करना था, यानी बायो-सेवर्ट का नियम क्या ज्ञात करता है, क्या पता करने के लिए है, चुंबकीय क्षेत्र पता करने के लिए है। तो चुंबकीय क्षेत्र कैसे पता किया जाएगा, ये बायो-सेवर्ट के नियम से आपको पता चलेगा। बायो-सेवर्ट में देखिए 4 मुख्य पॉइंट हैं और इन्हें समीकरण के रूप में दर्शा के आपको बताया गया है। जैसे ये है कि पहला ये उसमें बायो-सेवर्ट का नियम ये कहता है कि अगर कोई चुंबकीय क्षेत्र है जिसको डीबी से दर्शाया गया है, चुंबकीय क्षेत्र अगर डीबी है तो वह चालक में जो धारा प्रवाहित होती है, यानी वह धारा मान लीजिए आई है, कैपिटल आई, तो उसके समानुपाती होगी। यानी अगर धारा का मान बढ़ेगा तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा, अगर धारा का मान घट रहा है तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा। तो इस तरीके से ये आपको ये एक नियम, और फिर जो दूसरा नियम इनका है कि दूसरा नियम, ये नियम तो पूरा मिला के होगा, जैसे पॉइंट दर पॉइंट इसको बताया गया है कि पहले वो क्या कहता है कि चुंबकीय क्षेत्र जो होता है वह धारावाही, जो धारा प्रवाहित होती है उसके समानुपाती होता है। तो और दूसरी बात क्या है कि जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह धारावाही अल्पांश की लंबाई, यानी अल्पांश की लंबाई कितना माना है, dl के समानुपाती होती है। यानी जो धारावाही अल्पांश है उसकी लंबाई के बराबर होती है। तो एक मान लिया गया है, एक मानक अल्पांश। तो यानी अगर धारावाही अल्पांश की लंबाई का मान, यानी लंबाई अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। यानी समानुपाती का मतलब ये होता है कि एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। अब आगे है कि चुंबकीय क्षेत्र जो है डीबी, वह और किसके समानुपाती या व्युत्क्रमानुपाती होता है। तो जो चुंबकीय क्षेत्र होता है वह धारा और अल्पांश को P बिंदु से मिलाने वाली रेखा, यानी धारा है और अल्पांश है, दोनों को यानी कि धारा और अल्पांश को P बिंदु पर, यानी दोनों को एक बिंदु पर मिलाने वाली रेखा के मध्य जो कोण बनता है, यानी थीटा की त्रिज्या के समानुपाती होता है। यानी dB का मान साइन थीटा के अनुपाती। यदि थीटा का मान यानी कोण अगर बढ़ेगा तो इसका मान भी, यानी चुंबकीय क्षेत्र का मान भी बढ़ेगा। अगर ये घटेगा, कोण का मान घटेगा, तो इसका मान भी घटेगा। यानी जैसा थीटा का मान होगा उस हिसाब से ये अब इसका भी मान निर्भर करेगा, यानी इसी पर निर्भर करता है और समानुपाती होता है। एक बढ़ेगा तो दूसरा भी बढ़ेगा, एक घटेगा तो दूसरा भी घटेगा। तो ये 3 समीकरण के रूप में हमने देखा कि dB जो है I के समानुपाती है, जो dB है यानी चुंबकीय क्षेत्र है वह dl के समानुपाती है, जो dB है यानी जो चुंबकीय क्षेत्र है वह साइन थीटा के समानुपाती है। अब चौथी जो बात है वो है कि चुंबकीय क्षेत्र जो dB है वह अल्पांश तथा P बिंदु के बीच जो दूरी होती है,
उसके यानी बीच की दूरी को r से प्रदर्शित करते हैं। यानी अल्पांश और p के बीच की दूरी कितनी है, स्मॉल r। तो r के यानी कि वर्ग के यानी दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती। व्युत्क्रमानुपाती का मतलब कि 1/, के रूप में रहेगा जो व्युत्क्रमानुपाती होगा। व्युत्क्रमानुपाती का अर्थ ये होता है कि ये अगर दूरी घटेगी तो विद्युत क्षेत्र बढ़ेगा, यानी उल्टा होता है। व्युत्क्रमानुपाती का व्युत्क्रम मतलब उल्टा होता है। तो यहाँ पे आप देख लें कि अगर चुंबकीय क्षेत्र का मान अगर बढ़ रहा है तो इसका मतलब उसके बीच की दूरी यानी अल्पांश और पी बिंदु के बीच की दूरी यानी अल्पांश और पी बिंदु के बीच की दूरी क्या हो रही है, घटी होगी, तभी चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ा होगा, क्योंकि व्युत्क्रमानुपाती होता है। ये दूरी अगर बढ़ेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान घटेगा, अगर दूरी घटेगी तो चुंबकीय क्षेत्र का मान बढ़ेगा। इस प्रकार होता है। तो समीकरण, अब ये देखिए चौथा समीकरण है। तो इस तरह चारों को अगर मिलाया जाए, चारों समीकरण को, तो dB समानुपाती किसके हो जाएगा, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू, यानी dB प्रोपोर्शनल टू तब बोलेंगे क्योंकि यहाँ पे इन्वर्सली भी है और डायरेक्टली भी है, तो यहाँ पे केवल प्रोपोर्शनल बोलेंगे। यानी dB इज प्रोपोर्शनल टू IDL, यानी I के समानुपाती था तो वो भी ऊपर, DL के समानुपाती था तो वो भी ऊपर, साइन थीटा के समानुपाती था तो वो भी ऊपर। यानी जिसके समानुपाती था वो ऊपर होता है, जिसके व्युत्क्रमानुपाती किसके था, r² के, तो वो आपका नीचे होगा। यानी चारों समीकरण को अगर एक साथ मिला दिया जाए तो मिलाने पर आपको dB का मान ये प्राप्त हुआ। और आगे अगर देखा जाए तो dB इक्वल टू, यानी जब समानुपाती का चिन्ह हटता है तो कोई नियतांक लगता है, तो नियतांक क्या लगा, Km लगा। Km क्या है, एक प्रकार का नियतांक है जिसका मान क्या होता है, μ/4π होता है, यानी μ0/4π होता है। और जो ये मान है वो आप देख ही रहे हैं, केवल एक नियतांक लग गया है, प्रोपोर्शनल का चिन्ह हटा है। तो अब Km का जो मान है, तो Km तो नियतांक है और μ0/4π, और μ0 क्या है, यहाँ पे निर्वात और वायु की चुंबकीयशीलता, जो इसके पहले आपने देखा है कि जो μ0 उसमें भी था, एम्पियर का परिपथी नियम में भी, कि जो μ0 है वह क्या है, निर्वात और या वायु की चुंबकीयशीलता है। और इसकी जो μ0 की जो बीमा होती है, μ0 की जो बीमा होती है वो आपकी mLT⁻² और A⁻² होती है। और इसका जो मात्रक होता है वो वेबर पर एम्पियर मीटर होता है। एम्पियर मीटर का मतलब एम्पियर इनटू मीटर होगा। ये वेबर बाई यानी बटे में, ये जो पर का मतलब होता है बटे में, वेबर बाई एम्पियर मीटर होता है। आगे आप देखें, जो ये अगला नियम है इम्पोर्टेंट जो है वह है कि आइंस्टीन के प्रकाश वैद्युत समीकरण। तो ये जो आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण, इसके बारे में पहले आप जान लें। ये जो है, जब फोटान किसी धातु की सतह पर आपतित होती है तो एक फोटान एक इलेक्ट्रॉन से ही अनुक्रिया करता है। उसमें उपस्थित मुक्त इलेक्ट्रॉन फोटान की संपूर्ण ऊर्जा को पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेती है। यानी जो इलेक्ट्रॉन होता है, मुक्त इलेक्ट्रॉन, वो फोटान की ऊर्जा को सोख लेता है, जो उसकी ताकत होती है उसको। और इलेक्ट्रॉन द्वारा प्राप्त यह ऊर्जा, यानी जो इलेक्ट्रॉन जो फोटान की पूरी ऊर्जा को अवशोषित किया, जो मुक्त इलेक्ट्रॉन था उसने क्या किया, फोटान की ऊर्जा को अवशोषित कर लिया, तो वह ऊर्जा E=hv होती है, जो दो रूपों में व्यक्त होती है। जैसे कहने का मतलब यहाँ पे प्रकाश वैद्युत समीकरण है, तो प्रकाश वैद्युत समीकरण है तो E अधिकतम कब होगा, जब यानी 1/mv², यानी जो ये 1/mv² ये क्या है, ये गतिज ऊर्जा है। तो गतिज ऊर्जा अधिकतम कब, जब प्रकाश वैद्युत समीकरण यानी जो ये E अधिकतम जब होगा तो ये भी अधिकतम होगा। और यानी E अधिकतम यानी मैक्सिमम बराबर 1/2mv² मैक्सिमम होता है, यानी v का मान मैक्सिमम होगा। और यहाँ पे आप देखिए कि जैसे E अधिकतम कब होगा, जब h, तो ये किसके बराबर हो जाएगा, h, और इन ब्रैकेट v-v0 या v0 होगा इसका मान, जब ये इसके बराबर हो। चाहे ये आप बताइए कि ये प्रकाश वैद्युत समीकरण है आइंस्टीन का तो भी ठीक, ये बताइए तो भी ठीक। और यहाँ पे v दो रूपों में है, v और v0, तो इसलिए v की जगह क्या हो गया, v-v0 हो गया, यानी दोनों में अंतर, वेगों में अंतर। अब यहाँ पे आप देखिए कि जो E अधिकतम जो होगा मैक्सिमम बराबर कितना होगा, h तो है ही, और इसको आप बदल दिया तो यानी कि इसको, ये बराबर किसके होता है, c/v
यानी v बराबर क्या होता है c बाई लैम्डा। तो c बाई लैम्डा के बराबर होता है, तो ये v की जगह क्या हो गया c बाई लैम्डा, v जीरो के जगह पे c बाई लैम्डा जीरो हो जाएगा। तो c को कॉमन ले लिया तो ये क्या हो गया 1 बाई लैम्डा बचा माइनस 1 बाई ये आपका लैम्डा जीरो बचा। यहाँ पे m क्या है, जो ये m है वो क्या है, इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान। ये भी आपका प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ये भी प्रकाश वैद्युत समीकरण है, ये भी प्रकाश वैद्युत समीकरण, तीनों वही हैं। तो अलग अलग मान ज्ञात करना होगा तो अलग अलग आपके फार्मूला या समीकरण लगेंगे। इलेक्ट्रॉन की द्रव्यमान कितना, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है, v जो है वह आपका जो v है वह अधिकतम, जो v मैक्सिमम है यहाँ पे, v मैक्सिमम कौन है, इलेक्ट्रॉन का अधिकतम वेग है। और h जो है वो आपका क्या है, प्लांक नियतांक है। और जो v जीरो है वह देहली आवृत्ति है। और जो लैम्डा है वह आपका आपतित प्रकाश की तरंगदैर्ध्य है। और जो लैम्डा जीरो है वह धातु के पृष्ठ की देहली तरंगदैर्ध्य है। तो ये सबको आप याद रखिए कि कौन सा मान या कौन सा जो लेटर है वह क्या क्या है। तो इस तरीके से ये जो आपका हुआ ये आइंस्टीन का प्रकाश वैद्युत समीकरण है। ये आज 3 नियम आपको बताया गया। अभी कुछ महत्वपूर्ण नियम ऐसे बचे हुए हैं, उनको भी आपको बताने का काम करेंगे। तब तक आप एक काम यही कीजिएगा कि वो 4 नियम जो मैंने पहले बताए हैं और ये जो अब मैंने बताया है इसको इतना याद कर जाइए, इतना बार पढ़ जाइए और इसको लिख के आप याद कीजिए। जब एक बार याद कर लीजिए तो इसको एक बार अपने से बिना देखे लिख लिया कीजिए। लिखने से क्या होता है कि एग्ज़ाम के टाइम में जब आप लिख के याद किए रहेंगे तो लिखेंगे तो भूलेगा नहीं। तो इस तरीके से केवल ऐसे याद कर लेने से नहीं होगा, जब याद हो जाए तो लिख के याद करें। और इस नियम को तैयार रखें, 4 नियम हो और 3 नियम ये 4 3 7 नियम आप एकदम तैयार रखें, अभी से तैयार रखें और कई बार इसको दोहराएं, पढ़ें। और आगे नियम जो हैं वो आपको बताने का काम करेंगे हम जल्द ही। तो इसलिए वीडियो जो है देखते रहें, चैनल पे बने रहें। और अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों से शेयर करना ना भूलें।